एक गांव में आंडाळू नाम की एक बहुत बड़ी कंजूस औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम था अमृता। शादी के कुछ ही दिनों से दोनों सास बहू हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। इस तरह एक दिन आंडाळू रसोई घर में आती है। बहुत भूख लगी है, आज पेट भरकर खाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो एक प्लेट में खाना परोसकर बाहर निकलती है। ये देखकर अमृता बोली, भूख लगी है बोलते हुए प्लेट में सिर्फ खाना रखने से क्या होगा, सब्जी कौन डालेगा? मैंने तुझसे बोला है क्या कि मुझे सब्जी चाहिए? मुझे कोई सब्जी की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो अपना प्लेट लेकर अपने घर के एक खिड़की के पास आकर बैठ जाती है। वो एक खिड़की के पास जाकर बोलती है, छी 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 छी, लगता है इनके घर पे आज खीरा बना है। ऐसा बोलते हुए वो दूसरी खिड़की के पास पहुंचती है। वो वहां पहुंचकर भी जोर से खुशबू सूंघती है और बोलती है, लगता है इनके घर पे करेला बना है। ऐसा बोलकर वो तीसरी खिड़की के पास जाकर बैठने लगी। ये देखकर अमृता बोली, खिड़की के पास खुशबू सूंघकर आप ये बता सकती हैं कि आपके पड़ोस वालों ने क्या खाना बनाया है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे नाक के बारे में तुझे कुछ पता भी है? ऐसा बोलते हुए वो उस खिड़की पर भी खुशबू सूंघने लगती है और बोलती है, हाँ, लगता है आज इनके घर पर मुर्गा बना है। रविवार के दिन हाथ में चावल और पड़ोस के घर में चिकन। हाँ 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 हाँ, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज मैं भर पेट खाना खा पाऊंगी। इस तरह बोलकर वो वहां बैठकर अपने नाक को खिड़की के बाहर रखकर खुशबू सूंघते हुए एक एक निवाला खाने लगी। ये देखकर अमृता बोली, छी छी, इतना सारा जायदाद है फिर भी आपकी कंजूसी नहीं गई। पता नहीं कैसी औरत हो आप। ओए, मेरा जायदाद है और मेरा घर है और ये मेरा खाना है और मेरा नाक है। तुझे इससे क्या? हाँ, तू भी जाकर एक प्लेट में खाना परोस कर आ जा और यहाँ आकर मेरे साथ बैठ जा। दोनों मिलकर खुशबू सूंघते हैं और पूरा खाना खा लेंगे। छी, मैं आपके जैसी कंजूस नहीं हूँ। मैं जाकर स्विगी में ऑर्डर कर कर खाना खाऊंगी। आप ही जाकर वो बचा हुआ खाना भी खा लीजिए। ऐसा बोलकर वो फोन पर ऑर्डर करने लगती है। अरे अरे, क्या किए जा रही है तू? कहा ना, स्विगी में ऑर्डर करने वाली हूँ। अरे अरे, मैं इतने मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ रही हूँ और तू है कि बैठे बैठे सारा पैसा खर्च किए जा रही है। अरे, बाप का माल समझा है क्या? ये पैसा मेरे पति का भी है और इसीलिए मेरी मर्जी भी चलेगी। अगर आपको खाना है तो बताइए, आपके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए अमृता अपने कमरे में चली जाती है और इधर आंडाळू उसे गालियाँ कोसती रहती है। पता नहीं कहाँ से मेरे घर पर पहुँच गई, मेरा सारा पैसा खर्च किए जा रही है। ऐसा सोचते हुए वो अचानक पड़ोस के घर में देखती है। अरे बाप रे, लगता है चिकन खत्म होने वाला है। धीरे धीरे खुशबू भी कम होती जा रही है। ऐसा बोलकर वो तुरंत खुशबू फिर से सूंघने लगती है। इस तरह आंडाळू बहुत ज्यादा कंजूस थी। दूसरी तरफ उसकी बहू अमृता बहुत ट्रेंडी थी। एक दिन आंडाळू अपने घर पर बैठी हुई थी तो उनके घर एक पंडित जी आए। बहन जी, आपके छोटे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पहले ये बताइए कि उनकी जायदाद कितनी है, फिर मैं बताऊंगी कि रिश्ता अच्छा है या बुरा। उनके पास ज्यादा जायदाद तो नहीं है, लेकिन पंडित जी बस बोल ही रहे थे कि आंडाळू उन्हें रोक देती है। अरे, जब जायदाद ही नहीं है तो वो रिश्ता अच्छा कैसे हुआ? कोई अच्छा रिश्ता हो तब जाके आइएगा, अभी जाइए। ठीक है माँ जी, बिटिया ने कहा था कि कॉफी लेकर आएगी, उसी का इंतजार कर रहा था। अगर आप बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते तो मैं आपको पेट भर खाना भी खिला देती। अभी के लिए आप जा सकते हैं, उसने कहा। ऐसा बोलते ही पंडित जी वहाँ से चले गए। इधर आंडाळू के छोटे बेटे कृष्णा और आंडाळू की बड़ी बहू के चाचा की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन कृष्णा अपनी भाभी के पास आकर कहता है, भाभी, मैं आपकी बहन अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। आपको ही हमारी शादी करवानी होगी। कृष्णा ने कहा। ये सुनकर अमृता दंग रह गई। क्या कहा? इतना बड़ा बम डाला है तुमने? अगर इस बारे में तुम्हारी माँ को पता चला तो हम लोग तो गए काम से। मैं वो सब नहीं जानता भाभी, मुझे अंजलि चाहिए बस, और मैं बस उसी से शादी करूँगा। कृष्णा ने बोला। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अमृता बोली, दरअसल मेरे मन में भी कई दिनों से ये बात चल रही थी कि मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाऊं। ठीक है,
एक काम करते हैं। ऐसा बोलकर उसने कृष्णा को वहाँ से भेज दिया। इस तरह कुछ दिनों बाद आंडालू एक मंदिर जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भगवान, कई सालों से मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। कम से कम अब तो मेरी बात मानकर मेरे छोटे बेटे के लिए मुझ जैसी कोई अच्छी सी बहू दे दो। ऐसा बोलकर भगवान की हुंडी में 50 पैसे डालकर जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि नारियल फोड़ने की जगह पर एक लड़की उन सारे टूटे हुए नारियलों को एक झोले में डाल रही थी। ये देखकर आंडालू दंग रह गई और बोली, अरे ये लड़की क्या किए जा रही है? रास्ते में गिरे हुए सारे नारियल के टुकड़ों को वो क्यों उठा रही है? इस तरह मन में सोचकर वो उस लड़की के पास पहुंची। क्यों बेटी, इस तरह रास्ते में पड़े हुए नारियल के टुकड़ों को तुम क्यों उठा रही हो? ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, किसी से मत बताना। इतना बड़ा सीक्रेट है तो पता तो करना ही होगा। कोई बात नहीं, बताओ बताओ। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं बता देती, बिना किसी फायदे के मैं मुंह भी नहीं खोलती। आप यहाँ नहीं हो इसलिए आपको बता देती हूँ। मुझे पहले 10 रुपए का नोट दीजिए। क्या? अरे बाप रे, 10 रुपए? इतनी सी बात के लिए मैं तुझे 10 रुपए क्यों दूं? हाँ अच्छा चल कोई बात नहीं, ये रहे 10 रुपए। अब बता। उन 10 रुपए को लेकर वो लड़की बोली, अरे कुछ नहीं, ये मेरा साइड बिजनेस है। इन सारे नारियल के टुकड़ों को मैं किसी दुकान में बेच दूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। ये सुनकर आंडालू बोलती है, अरे इतने सालों से मेरे दिमाग में ये आइडिया तो कभी नहीं आया। बहुत अच्छा है। अच्छा तो बताओ तुम और क्या क्या करती हो? ये बात सुनते ही उस लड़की ने और 10 रुपए निकालने के लिए इशारा किया। आंडालू ने अपना मन बांधकर वो 10 रुपए भी दे दिए। ऐसा वैसा कुछ नहीं है माँ जी, अगर मुझे मुनाफा दिखे तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस तरह वो अपने बारे में बताने लगी। आंडालू को उस लड़की को देखकर बहुत अच्छा लगा। उस लड़की में वो अपने आप को देख रही थी। अगर मैं इसे अपनी छोटी बहू बना लूं तो कितना अच्छा होगा ना, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। इस तरह मन में सोचकर आंडालू ने पूछा, अरे बेटा तेरी शादी हो गई है क्या? अरे नहीं आंटी, मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रही हूँ जो उल्टा मुझे दहेज देकर शादी करे। ये बात सुनकर आंडालू बोलती है कि वो उसे जरूर कुछ न कुछ पैसे देके अपने बेटे से शादी करने के लिए मना लेती है। उसके बाद आंडालू उस लड़की को कृष्णा और घर के बाकी लोगों से भी मिलाती है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है, मेरे बाद इस घर का सारा काम धाम यही संभालेगी। इस तरह बोलकर आंडालू कृष्णा और अंजलि की शादी करा देती है। शादी होने के 1 हफ्ते बाद, बेटी चल मंदिर जाकर नारियल के टुकड़े लेकर आते हैं। नारियल के टुकड़े? नारियल के टुकड़े किस लिए सासू माँ? उनका हम क्या करेंगे? उसने पूछा। ये सुनकर आंडालू दंग रह गई। इतने में अमृता वहाँ पहुंचकर बोलती है, अरे माँ जी, ये आपके कंजूसी की उत्तराधिकारी नहीं है, ये बहन है मेरी। इसका नाम अंजलि है और ये मुझसे भी ज्यादा खर्चीली है। हमने आपको सबक सिखाने के लिए ही ये सारा नाटक किया था और इसीलिए मैंने इसे इस घर का बहू भी बना दिया। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर आंडालू हक्की बक्की रह गई। वो वहीं खड़े खड़े नीचे बैठ गई। हाय राम, अभी तक तो सिर्फ एक ही थी मेरा घर उजाड़ने के लिए, अब तो मेरे घर 2-2 बहुएं तैयार हो गई। हाँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने हाथ पर सर रखकर रोने लगती है। एक गांव में शांति और सरोजा की सास बहू रहते थे। सरोजा बहुत बड़ी कंजूस औरत थी और शांति बहुत समझदार बहू थी। नई नई शादी करके शांति अपने ससुराल आई थी। उसने अपने नौकरानी से कहा, कुमारी ये ले चाय पी। उसने कहा। ये सुनकर कुमारी बोली, अरे बाप रे मेम साहब, मुझे चाय मत दीजिए, ये बात अगर बड़ी मेम साहब को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। इस तरह वो डरते हुए चली गई। ये देखकर शांति सोची, क्या हुआ इसे, ये सब क्यों बोला? चलो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर वो अपने सास के पास गई। सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शांति पूछती है। तब सरोजा बोलती है, चावल चढ़ा देना और सुबह और शाम के लिए एक साथ ही पूरी सब्जी बना देना। ठंडा होने के बाद खाने में और भी अच्छा रहेगा।
और ज्यादा भी लगेगा, और लगे हाथों भिंडी का सांबार बना देना। इस तरह बोलती है। ये सुनकर शांति बोली, क्यों सासू माँ, रात का खाना रात को ही बनाएंगे ना, तब गरम गरम खा सकते हैं। इस तरह सुबह का ठंडा खाना खाएंगे तो ठीक से पचेगा नहीं सासू माँ। ऊपर से सर्दी का मौसम है, बाहर काम से आए मर्दों को भी ठंडा ठंडा खाना क्या खिलाएंगे हम, वो बोलती है। ये सुनकर, अरे बाप रे बाप रे बाप, 2 बार चावल पकाएगी तो कितना गैस बर्बाद होता है पता है। वैसे भी तेरी शादी को बस अभी 10 ही दिन हुए हैं, अभी से इस घर पर अपना राज करना चाहती है। जाकर मैंने जैसा बोला है वैसा ही करो, जाओ। ये सुनते ही शांति अपना सर झुकाकर ठीक है बोलकर अंदर चली जाती है। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन शांति के माता पिता शांति से मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। उन्हें देखकर सरोजा बोली, हाँ आइए आइए भाई साहब, कैसी हो बहन जी, क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? दरअसल इस गांव में थोड़ा सा काम था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे, और यहाँ तक आए हैं तो सोचा था बेटी से एक बार मिलकर ही चले जाएं। ये लीजिए बहन जी, ये स्वीट्स और फल लेकर अंदर रख दीजिए। तब सरोजा बोली, शांति, ओ शांति, तुम्हारे माता पिता आए हैं, जरा पानी तो लाना। उसने उसे पुकारा। शांति बड़ी खुशी खुशी बाहर आई। हाय माँ, हाय पापा, क्या मेरे लिए सरप्राइज है? कैसे हैं आप लोग? ये लीजिए पानी पीजिए। पिताजी आपको कॉफी पसंद है ना? मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप लोग बातें करते रहिए। ये बात सुनते ही सरोजा अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये क्या, ये तो मेरा घर बर्बाद करके ही रहेगी। अगर मैंने इसे अभी नहीं रोक लिया तो ये दोपहर को खाना भी खिलाएगी इन्हें। इस तरह मन में सोचकर, बेटा शांति, बेटा शांति, इस तरह वो कुछ बोलने ही वाली थी कि शांति को अपनी सास के बारे में समझ में आ जाता है और वो, हाँ हाँ समझ में आ गया सासू माँ, आपको भी कॉफी चाहिए, वो भी फिल्टर कॉफी है ना? ठीक है ना, मैं अभी जाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई घर में चली जाती है। शांति के रसोई में जाते ही सरोजा शांति के माता पिता से कहती है, बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जानती हो हमारे जमाने में जब मेरे माँ बाप ससुराल आते थे तो कम से कम वो पानी भी नहीं पीते थे, बस यूं आए और देखकर यूं चले जाते थे। उस जमाने के तरीके ही अलग थे। ये बात सुनते ही शांति के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखकर मन में सोचने लगते हैं, क्या इनका मतलब अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्या? इस तरह वो लोग सोच ही रहे थे कि शांति हाथ में कॉफी लेकर बाहर आती है। कॉफी पीकर शांति के माता पिता कहते हैं, ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं, शाम तक हमें घर पहुंचना होगा। उन्होंने कहा। ये बात सुनकर शांति बोली, क्या बोल रहे हो पिताजी, इतने दिनों बाद यहाँ आए हो और बिना खाए हम जाने कैसे देंगे आपको? हमारी सासू माँ का इज्जत का क्या होगा? हमारी सासू माँ के मछलियों के फार्म से निकले मछलियों का सब्जी खाए बिना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने ठीक कहा ना सासू माँ? शांति कहती है। ये बात सुनकर सरोजा दंग रह जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, इसने मुझे ऐसे कैसे फंसा दिया? हाँ, सही कहा बेटी, सही कहा। ये बात सुनते ही शांति अपनी सासू माँ का चेहरा देखकर, सासू माँ, आपको ना मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस तरह मन में सोचकर वो रसोई घर में जाती है। शांति की माँ शांति से बोलती है, क्यों रे शांति, तेरी सास हमको पानी पीकर चले जाने को बोल रही थी और तूने हमें मछली का सब्जी खाने के लिए ये वो करके रोक लिया। ये सब क्या हो रहा है बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अरे माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस तरह की कंजूस सासू माँ को सबक सिखाने का यही रास्ता है। गुस्सा करने से या झगड़ा करने से लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं माँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? इस तरह दोनों बातें करते करते दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तब शांति अपने माँ, पिताजी और सासू माँ को बड़े प्यार से खाना परोस रही थी, लेकिन सरोजा उन दोनों के प्लेट की तरफ ही देख रही थी। शांति बोल रही थी, पिताजी और सब्जी लो ना, आपको मछली का सर बहुत पसंद है ना, और लीजिए ना। इस तरह वो पूछ पूछ कर और ज्यादा परोस रही थी। अरे माँ, तुम शर्माओ मत,
जब तक तुम भरपेट खाना नहीं खा लेती मेरी सासू माँ तुम्हें जाने देने वाली नहीं है। सही कहा ना सासू माँ? उसने कहा। ये बात सुनकर सरोजा बोली, हाँ, सही कहा बेटी। वो बोलती है। खाना खाने के बाद शांति के माता पिता चले जाते हैं। उनके जाते ही सरोजा शांति को बुलाकर बोलती है, देखो शांति, तुम्हें शायद इस घर के तौर तरीके पूरी तरह समझ नहीं आए। अभी बताती हूँ, सुनो। इस घर में जो भी लोग आते हैं उन्हें चाय कॉफी हम नहीं देते, खाना तो बिल्कुल नहीं खिलाते। किसी को भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को खाने के लिए आना भी पड़े ना, तब सब्जियों में उतने बड़े बड़े चम्मच मत रखा करो, छोटे छोटे चम्मच रखना होगा, समझ गई? मैंने इतनी बड़ी जायदाद जोड़ने के लिए सब लोगों को दूर रखा है, लोगों को घर में आने भी नहीं दिया और पैसा जोड़कर ये इतना सारा जायदाद कमाया है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? इस तरह समझाती है। सारी बातें सुनकर शांति, सब लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना होगा क्या सासू माँ? हाँ, बस जो भी आए उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना होगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके अगले दिन ही सास की बहन श्यामला उसी गांव में किसी शादी में जाने के लिए काम से उस गांव में आकर वापस जाते जाते अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आती है। अपनी छोटी सास को देखकर शांति, अरे सासू माँ नमस्ते, कैसी हो आप? आइए आइए। इस तरह उन्हें घर बुलाकर बड़े प्यार से उनसे बातें कर रही थी। बेटा, तुम्हारी सास कहाँ है? वो जरा मंदिर गई हैं सासू माँ। तब तक ये पानी पीजिए। ऐसा बोलकर उन्हें सोफे पे बिठाकर बातें कर रही थी। तभी घर आई सरोजा बोली, अरे तू कब आई? बिना कुछ बताए अचानक? बेटा शांति, अपनी छोटी सासू माँ को चाय कॉफी कुछ दिया है या नहीं? अरे नहीं दिया सासू माँ, कल ही तो आपने बोला था ना कि घर पर कोई भी आए तो उन्हें चाय कॉफी मत देना करके, इसीलिए मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। इस तरह वो श्यामला के चेहरे पर ही बोल देती है। तब सरोजा शांति से बोलती है, अरे ओ, अभी वो बातें करना जरूरी है क्या? चुपचाप घर के अंदर जाकर अपना काम कर, जा। इस तरह बोलकर वो उसे अंदर भिजवा देती है। ये क्या दीदी, आपकी बहू ऐसे क्यों बोल रही थी? घर आए मेहमानों को चाय कॉफी देने के लिए मना किया था क्या? क्या वो सच बोल रही थी? आपके दिमाग में कब से ऐसी कंजूसी आ गई? हाँ, अरे तू उसकी बातों पर विश्वास मत कर, जाने दे। कल उसके माँ बाप आए थे, तब मैंने ये सारी बातें उससे कही थी। ये क्या दीदी, चलो कोई बात नहीं, मैं भी शाम को ही निकल जाऊंगी। क्यों री, कहाँ जाएगी? इतने दिनों बाद अपनी बहन के घर आई है, बिना खाना खाए कहाँ चली जाएगी तू? हाँ, मैं तेरे मनपसंद का बिरयानी बनवाऊंगी, पेट भर के खा के फिर जाना, ठीक है? इस तरह बोलकर वो शांति को बुलाकर मटन बिरयानी बनाने के लिए बोलती है। खाने के टेबल पर शांति छोटे छोटे चम्मच से खाना परोस रही थी। उन छोटे से चम्मच से वो खाना परोसते ही जा रही थी। ये देखकर श्यामला बोली, ये क्या बेटी, इस तरह छोटे से स्पून से कितने बार परोसोगी? इस तरह खाना परोसते वक्त बड़े बड़े चम्मच से खाना परोसना चाहिए। तेरी सास ने तुझे बताया नहीं? क्यों दीदी? ये बात सुनते ही शांति बोली, है ना सासू माँ, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। ऐसा बोलकर उसने सारी बात अपनी छोटी सास को बताई। इसीलिए सासू माँ, मैंने बड़े बड़े चम्मच के बदले ये छोटे छोटे चम्मच रखे हैं। सारी बात सुनकर सरोजा की बहन श्यामला दंग रह गई। ये बात सुनकर सरोजा बोली, हाँ हाँ, बहुत हो गई बकवास, जाकर रसोई में काम संभाल। ऐसा बोलकर बहू को वहां से भेज देती है। तब श्यामला बोली, देखो दीदी, इन सब से आपको क्या सीख मिलती है? शादी करके ससुराल कदम रखने वाली बहू एक सफेद कागज जैसी होती है। उसे उल्टा सीधा बोलकर तूने ही उसका दिमाग खराब किया है ना। देखा तुमने जो भी उससे कहा वो सब तुम पर ही उल्टा पड़ गया। वैसे भी दीदी, बहू तुम्हारे वंश की वृद्धि करने के लिए ही तो तुम्हारे घर आती है। ऐसी लड़कियों पर तुम क्यों इतना नफरत भर लेते हो? उनके माँ बाप क्या तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आते हैं क्या?
वो लोग इसलिए आते हैं कि अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखकर घर जाकर अपने दिल पर हाथ रखकर चैन से सो सके। वो यहाँ इसलिए नहीं आते कि तुम उसे तरह तरह के खाने और पकवान खिलाओगे। देखो दीदी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, सुनो। शांति बहुत ही भली लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। तुम उसके साथ प्यार से रहो, तभी वो लड़की तुम्हें भी प्यार से ही देखेगी। इस तरह अपनी कंजूसी उस पर मत दिखाओ, समझ गई? तो मैं अब चलती हूँ। इस तरह बोलकर श्यामला अपने घर के लिए निकल जाती है। अपनी बहन की बातें सुनकर सरोजा सोचती है, श्यामला ने सही कहा, मैं बड़ी मूर्खता से पेश आ रही थी। उसने सच कहा, मैंने लोगों को दूर रखकर खूब पैसे तो कमाए हैं, लेकिन मुझसे सारे रिश्ते छिन गए। आगे से मुझे अपने आप को बदलना होगा। इस तरह मन में सोचती है। अगली सुबह सरोजा जब अपने घर के सामने बैठकर पेपर पढ़ रही थी, तब उनकी नौकरानी कुमारी बोली, माँ जी, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ये बात सुनते ही सरोजा बोली, अरे रुक रुक शांति, जरा कुमारी के लिए चाय तो बनाना बेटी। ये बात सुनते ही कुमारी दंग रह गई। इधर शांति भी बहुत खुश थी कि उसका प्लान सक्सेस हुआ और उसकी सास में बदलाव आ गया।